अच्छा जी, तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डायग्राम देखी थी। एक दफ़ा उसी को जल्दी से गो थ्रू करेंगे और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक उसकी तरफ आएंगे। कल हमने ये देखा था कि कैसे कार्डिक साइकिल में हर हर इवेंट जो है वो हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पे हमारा वेंट्रिकल जो है वो अभी अपने रिलैक्सेशन फेज में था, यानी कि वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें जो डायस्टोल का पीरियड था वो चल रहा था। और आपको पता है डायस्टोल का वो पीरियड होता है जब जो चैम्बर है उसके अंदर फिलिंग हो रही होती है। इस वजह से हमें यहाँ पे प्रेशर का तो कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप वॉल्यूम का चेंज देखें तो हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का चेंज देखने को मिला था, स्टार्टिंग फ्रॉम द 50 ml गोइंग टूवर्ड्स द 120 टू 130 ml। अच्छा, पहले फेज को हमने कहा था कि 50% जो है वो तो फौरन ही आ जाता है ग्रेविटी की वजह से, रैपिड फीलिंग का फेज था। उसके बाद नॉर्मल फीलिंग का फेज था। और उसके बाद का ये जो 1/3 था ये हमने कहा था ड्यू टू एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन है। ये ए वेव भी हमने तभी देखी थी। इस ए वेव के मुतालिक भी हमने यही कहा था कि ये वो पॉइंट है कि जहां पर हमारा जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसके प्रेशर में इंक्रीज आया था। और हमने साथ ही साथ देखा था कि जो 1/3 फीलिंग रह गई थी वो यहाँ पर पूरी हो गई है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमने कहा था अब क्योंकि वेंट्रिकल का अपना प्रेशर ब्लड फिलिंग की वजह से बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो एवी वॉल्व है वो इस पॉइंट पर क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो अगला वॉल्व ओपन होता है जो हमारा एओर्टिक वॉल्व है वो ओपन होता है समवेयर एट द लेवल ऑफ 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये जो हमारे पास सारा गैप था कि जहाँ हमारे पास एवी वॉल्व भी क्लोज है और हमारा एओर्टिक वॉल्व भी क्लोज है, जबकि हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ चुका है, यानी कि हमने अपने वेंट्रिकल को स्टिमुलेट कर दिया है कि भाई आप जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दें। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम किसी भी तरफ नहीं जा रहा, ना एवी वॉल्व से एट्रिया की तरफ और ना ही एओर्टिक वॉल्व से आगे एओर्टा की तरफ। तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि रैपिड इंक्रीज इन द प्रेशर बट नो चेंज इन द वॉल्यूम। और इसी फेज को हमने ये कहा था कि ये होती है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, कि वॉल्यूम जो है वो सेम है जबकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब जैसे ही हमने 80 के लेवल को अचीव किया था तो हमारा एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ था, लेकिन अभी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल की चल रही थी, इसलिए जो वेंट्रिकल है उसने फर्दर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट मतलब जारी रखी अपनी, हत्ता कि वो एक लेवल तक पहुंच गया जिसको हमने 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कहा। और यहाँ पर जाके इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अब यूं समझें अब डाउनवर्ड आने लग जाएगी, प्रेशर कम होने लग जाएगा। और क्योंकि हमारा वॉल्व एओर्टा का खुल चुका है तो रैपिडली हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करेगा एओर्टा की जानिब और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, जिसको आपने इस ब्लू वेव में देखा था कि कैसे हमारे पास रैपिडली जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से निकल रहा है। अब यहाँ पे आके फिर हमने देखा था कि ये वो पॉइंट था जहाँ पे हमारा एओर्टा का वॉल्व भी क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे ये जो एक किंक सा आता है ना, इंसिजुरा भी हम इसको कहते हैं, ये इस वजह से आता है कि जो एओर्टा का वॉल्व है ना वो उस वक्त क्लोज होता है जब थोड़ा सा ब्लड जो है वापस बैकवर्ड शिफ्ट करे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो जब थोड़ा सा ब्लड वापस वेंट्रिकल की तरफ आता है तो उस वक्त इस वॉल्व को पता चलता है कि अब मुझे जो है क्लोज हो जाना चाहिए। तो जब ये क्लोज होता है एक तो हमारे पास डब की साउंड भी आती है। पहली साउंड आपने देखी थी हमारे पास कहाँ आई थी, जब हमारा एवी वॉल्व क्लोज हुआ था, इसको हमने लब की साउंड कही थी। और जब एओर्टिक वॉल्व क्लोज होता है तो हमारे पास सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको डब की साउंड कही थी। और इसी क्लोजर की वजह से हमारे पास थोड़ा-सा जो है वो प्रेशर की वेव में हमें एक थोड़ा-सा किंक जो है वो देखने को मिलता है। अब आपको पता है यहाँ पे फिर हमारे पास एओर्टिक वाल्व जो है वो क्लोज़ है। अभी हमारा जो एवी वाल्व है वो अभी ओपन नहीं हुआ। अब फिर हमारे पास एक ऐसी फ़ेज़ आ गई है जहाँ पे हमारे दोनों वाल्व्स क्लोज़ हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब दोनों वाल्व्स क्लोज़ होंगे तो हमारे पास वॉल्यूम का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और इसी को हमने कहा था आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। कि क्या हुआ था, वॉल्यूम जो है वो सेम रहा था
लेकिन क्योंकि ग्राफ ये जो प्रेशर कर्व है ये फौरन नीचे को आ रही थी, उसकी वजह भी यही थी कि अब जो है हमारा जो वेंट्रिकल है वो किधर जा रहा है, दोबारा से रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है। फिर हमने एक लेवल अचीव किया था जहाँ पे हमारे वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज़्यादा कम हो गया था कि एट्रिया का प्रेशर उससे बढ़ गया था। और जब एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाए वेंट्रिकल के प्रेशर से, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा एवी वाल्व जो है ओपन हो जाता है। यानी कि यहाँ आकर हमारा फिर से एवी वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। एवी वाल्व के ओपन हो जाने की वजह से हम ये देखेंगे कि दोबारा से जो हमारा वेंट्रिकल है उसमें ब्लड की फिलिंग स्टार्ट होगी है। सो दैट वाज अ ब्रीफ रिव्यू के जो हमने चीज़ें कल पढ़ी थी। इसमें एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। जस्ट एक सिंपल इसकी रिवीजन भी देता चलूँ। पी वेव हमें शो करती है कि हमारा जो एट्रिया है अब उस तक इम्पल्स पहुंच चुकी है और वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने वाला है, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव है। मैंने कल भी ये बात की थी, आज भी आपको दोबारा ये बात बताऊँगा कि आपने ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वेव्स बनानी है, ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से थोड़ा-सा पहले बनानी है। यानी कि पी वेव यहाँ पे आ रही है, अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करें, पी वेव हमारे पास यहाँ आ रही है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास थोड़ी देर बाद यहाँ जाकर होती है। तो ये जो बीच का गैप है, ये इसी वजह से है कि हमारे पास स्टिमुलस आया और स्टिमुलस से फिर आगे सारी हुई हमारे पास डिपोलराइजेशन और उसने कॉन्ट्रैक्शन की, थोड़ा-सा मिनिमम सा हमारे पास गैप आता है। अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ बना देंगे तो ये तो फिज़ियोलॉजिकली जो है आपको इम्पॉसिबल बात है कि उसी वक़्त स्टिमुलस मिले, उसी वक़्त कॉन्ट्रैक्शन होगी। आखिर थोड़ा-सा उसको टाइम चाहिए। तो फिर सिमिलरली क्यूआरएस हमारे पास शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। और देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आने के फ़ौरन बाद हमारे पास ये एक बड़ी वेव जो है आ जाती है कि हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद फाइनली हमारे पास टी वेव आती है जो कि शो करती है वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन को, यानी कि वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो रहा है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपका ये सवाल कि भई हमारे पास एट्रिया की रीपोलराइजेशन वेव क्यों नहीं आती? उसकी उसका जवाब ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जिस वक़्त आ रहा होता है, उसी वक़्त एट्रिया जो है रीपोलराइज़ हो रहा होता है और हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक बड़ी वेव को रिकॉर्ड कर लेता है और एक जो छोटी वेव है वो मिस हो जाती है। यही वजह है कि हमारी ईसीजी में हमारे पास पी, क्यूआरएस और टी, ये हमारे पास मेन सेगमेंट्स होते हैं। सो ये सारा कुछ हमने कल देखा था। कमिंग टुवर्ड्स टुडेज़ लेक्चर, तो आज का जो हमने लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम प्रेशर की जो अभी हमने ग्राफ देखा है, इससे प्रॉपर डायग्राम और इससे वॉल्यूम और प्रेशर को एक दूसरे के साथ रिलेट करके हम कैसे लेकर चल सकते हैं। टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल वी यूज द वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम। ये वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम हम यूज करते हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक्सटर्नली कितना काम कर रहा है। अच्छा, इसमें आपने गौर ये करना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्रेशर है। अगर हम ये देखें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज 0 हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ आए तो यानी कि हमारा जो वेंट्रिकल है उसमें फिलिंग हो रही है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना ये लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए खास है। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, यहाँ तक कि आप देखते हैं कि टिल 90 ml हमारे पास वॉल्यूम का कोई खास चेंज, सॉरी प्रेशर का कोई खास चेंज नहीं आता। जैसे ही हम 120 के लेवल को अचीव करते हैं, हमारे पास कुछ 2 से आप कह लें कुछ मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो है हमारे पास प्रेशर वो जनरेट हो जाता है। और टिल 120 टू 150 ml अगर आप देखें तो यहाँ तक भी हमारे पास कोई ख़ास बहुत बड़ा चेंज प्रेशर का नहीं आ रहा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो नॉर्मली इस चीज़ की कैपेसिटी रखता है कि उसमें 150 ml जो ब्लड है वो ईज़िली अकोमोडेट हो सकता है। और जैसे ही हम 150 से ऊपर जाते हैं, आप ये देख रहे हैं कि रैपिड हमारे पास कर्व आ रहा है कि हमारा जो प्रेशर है वो रैपिडली इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। जैसे-जैसे हम अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में, वैसे-वैसे हमारा जो प्रेशर है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
अब आप ये देखें, जैसे ही आप 200 से 250 के मिड में होते हैं, तो आपका जो प्रेशर है वो समवेयर अबाउट 200 भी जो है वो क्रॉस कर जाता है। अब यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात ये है कि देखें 150 ml तक सिर्फ हमारे पास आप यूँ समझें कि 15 से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर था। जबकि इस 100 ml के दौरान ही हमारा जो प्रेशर है वो कितना बूस्ट किया है, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जा पहुँचा है। इसमें जो आपको ये रेड बॉक्स नज़र आ रहा है, ये जो 4 फेजेज़ हैं, हमने आज इस पे फ़ोकस करना है और ये कंप्लीट डायग्राम हमें ये शो कर रही है कि अगर आप फिज़ियोलॉजिकल लिमिट से भी बाहर जाने लग जाएँ, यानी कि अपने जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसको इतना ज़्यादा फ़िल कर दें कि वो समव्हेयर अबाउट 300 एमएल तक पहुँच जाए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप 300 एमएल तक पहुँच जाएँ, तो ये देखें कि अब जब सिस्टोलिक प्रेशर स्टार्ट होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, तो पहले कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज़ होगी और उसके बाद जाके थोड़ी इंक्रीज़ होगी। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की डिक्रीज़ की क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि 300 एमएल पे आपने अपने वेंट्रिकल को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे से इतने दूर आ गए हैं कि अब उनको कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए शुरू में जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो कम होगा और बाद में जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर इसी को आप कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ से देखें 150 एमएल पे, तो आपका सिस्टोलिक प्रेशर 150 एमएल पे मैक्सिमम होता है, समवेयर बिटवीन 300 टू 250। वो यही वजह है कि 150 वो ऑप्टिमल पॉइंट है जहाँ पे आपका वॉल्यूम भी आपका आसानी से लेफ्ट वेंट्रिकल अकोमोडेट कर सकता है और पंपिंग भी जो है वो आसानी से हो सकती है। ये तो था एक जनरल ओवरव्यू इस सारे डायग्राम का। नॉर्मली जो मैंने कल भी आपको बात की थी कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो कहाँ तक फिल होता है, वो फिल होता है हमारे पास 120 टू 130 ml के दरमियान, यहाँ तक नॉर्मली हमारा जो है फीलिंग होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हम कुछ जो है ना क्या उन्हें कहते हैं, डायग्राम के अंदर ही हमारे पास जो डेफिनेशंस आ रही हैं, थोड़ा बहुत उनको देख। एक दो डेफिनेशंस मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। आपने ये देखना है कि जो डायस्टोल क्या था हमारे पास, डायस्टोल था रिलैक्सेशन फेज। तो रिलैक्सेशन फेज के एंड पर हमारे पास जो वॉल्यूम आता है उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये देखें यहाँ पर कहीं जाकर हमारा डायस्टोल जो है वो एंड हो रहा है और इस पर हमारे पास क्या वॉल्यूम होता है, 130 ml के नियर अबाउट। तो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ, 120 से 130 ml के दरमियान, या बाज बुक्स इसको 110 से 120 ml भी लिखती हैं। अच्छा, दूसरा हमने ये देखना है कि हमारे पास एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। अब सिस्टोल क्या था हमारे पास, वो पीरियड जो हमने जब सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर निकाल दिया है, यानी कि ये वाली चीज। अब यहाँ पे आके हमारा सिस्टोल जो है वो एंड होता है और हमने ये देखना है कि जब ये सिस्टोल एंड हुआ है तो हमारे पास क्या वॉल्यूम बचा है, वो है 50 ml। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, 40 से 50 ml के दरमियान। अच्छा, अब अगर आप ये देखें कि कितना ब्लड पहले से ही मौजूद था, यानी कि 50 ml जो ब्लड है ना वो वेंट्रिकल हमेशा ही अपने पास एज अ रिजर्व रखता है और उसके पास फिलिंग कितनी हुई, 70 से 80 ml के दरमियान। तब उसका टोटल ब्लड कितना हो गया, 130 ml। और अब उसने पंप करके कितना निकाल दिया, जितना उसके पास विनस रिटर्न आया था वो सारा का सारा ही उसने निकाल दिया। जस्ट अपना जो पहले से रिजर्व था अपने पास वही रखा। यानी कि 50 से 120 या 130 के दरमियान का ये जो गैप है, जो कि तकरीबन हमारे पास 70 टू 80 ml बनता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 110 से 130 ml, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 40 टू 50 ml, और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 टू 80 वॉल्यूम। ये तीन वॉल्यूम्स जो हैं आपको आने चाहिए। अच्छा,
ये चीज़ें जो है हम एक दफ़ा पढ़ते हुए जाते हैं। मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर फॉर द नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ तक हम जा सकते हैं, 250 से 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बट दिस वेरीज विद ईच पर्सनस हार्ट। हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। और अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें, क्योंकि पिछली डायग्राम लेफ्ट वेंट्रिकल की थी, तो मैक्सिमम जो हम राइट वेंट्रिकल में अचीव कर सकते हैं वो 60 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही होता है। अब हम देखते हैं जो असल बात हमने करनी है कि हमारा जो वेंट्रिकल है उसने कहाँ से फिलिंग स्टार्ट की और कहाँ पर उसने इजेक्शन स्टार्ट की, जो कि इस डायग्राम में हम देखेंगे। हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है, ये जैसे आपको नजर आ सकती है 1 2 3 एंड 4। बारी बारी हम इन चारों फेजेस को देख लेते हैं। फेज 1 में हमारे पास क्या होता है, पीरियड ऑफ फिलिंग, rapid inflow during which the left ventricular volume increase from the end systolic volume to the end diastolic volume। अगर आपको कल वाली डायग्राम अच्छे से समझ आ गई है तो आज का जो लेक्चर है वो समझना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा कि जो हमारे पास फेज 1 है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का फिलिंग का फेज है। अब उस फिलिंग के फेज में हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि 50 ml से स्टार्ट लेंगे और हमारे पास वीनस रिटर्न यानी कि सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा की वजह से जो है हमारे पास ब्लड आता जाएगा और हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 120 ml के नियर अबाउट। ये हमारे पास पहला फेज होता है। होता किस तरह है ये आप सबको पहले ही पता है कि पहले एवी वॉल्व ओपन की होने की वजह से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वेंट्रिकल में आता है ब्लड, और उसके बाद एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो रिमेनिंग वन थर्ड, लास्ट वन थर्ड होता है वो भी आ जाता है। इसमें टोटल हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ, 70 ml। और इस 70 ml को हमने क्या कहा था कि यही 70 ml हम बाद में इजेक्ट भी कर देते हैं, तो यही हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी होता है। तो फेज 1 क्या हुआ, रैपिड फिलिंग का जो इनफ्लो का पीरियड हुआ। और इसमें अगर आप इसको रिलेट करना चाहें लास्ट हमारे ग्राफ के साथ जो हमने कल पढ़ा था, तो आप ये देख सकते हैं रैपिड इनफ्लो का जो पीरियड था वही हमारे पास फेज 1 होता है। अब अगर हम बात करें फेज 2 की, फेज 2 आपको याद होना चाहिए कौन सा फेज था, जब एवी वॉल्व भी क्लोज हो गया और एओर्टा का वॉल्व भी क्लोज हो गया। वेंट्रिकल ने दोनों वॉल्व्स के क्लोजर के दरमियान अपनी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की। इस वजह से हमारे पास एक ऐसा एरिया आया जहां पे हमारे पास जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास कोई चेंज नहीं है, जबकि वाई एक्सिस में हमें चेंज देखने को मिल रहा है। वाई एक्सिस में हमारे पास प्रेशर था, इसको हमने क्या कहा था, आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। फेज 2 हमारे पास क्या है, फेज 2 इज द पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल रिमेन्स एट द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 120 से 130 ml। और यही जो वॉल्यूम है हम मेंटेन रखते हैं इसमें भी। जबकि हमारा जो बट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज टू द लेफ्ट लेवल ऑफ एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर। एओर्टा के प्रेशर तक जो हमने पहुंचाना होता है इसको, ताकि हमारा एओर्टा का वॉल्व जो है वो ओपन हो जाए, जो कि 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो हमारा पीरियड 2 क्या हुआ, फेज 2 क्या हुआ, पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि कहाँ पे हमारे पास आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब अगर हम बात करें फेज 3 की, तो फेज 3 वॉज पीरियड ऑफ इजेक्शन। यानी कि अब हमारा एओर्टा का जो वॉल्व है वो इस लेवल पर आकर ओपन हो गया है। ये सारी डिस्कशन वही कल वाली ही है। अगर आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ आया था या आपने उसको बुक से खोल के पढ़ा है तो इंशाल्लाह जो है आपको अब भी समझ आ जाएगी। फेज 3 क्या था, हमारे पास एओर्टा का वॉल्व ओपन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल ने फौरन से ब्लड पंप करना शुरू कर दिया एओर्टा में। और जैसे ही वो अपना ब्लड जो है वहां पंप कर रहा था, तो आप देखें एक्स एक्सिस में हमारे पास ब्लड की कमी हो रही है। यानी कि हम एंड डायस्टोलिक से दोबारा वापस जा रहे हैं एंड सिस्टोलिक की तरफ। एंड डायस्टोलिक यहाँ था हमारे पास 130 के करीब, हम वापस जा रहे हैं अब एंड सिस्टोलिक की तरफ, जो कि था तकरीबन 50 ml के राउंड अबाउट। इस लेवल पे पहुंच गए हैं आप। फेज 3 आपने फुली इजेक्शन कर दी है। आपने कितना स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि आपके वेंट्रिकल के पंप होने की वजह से कितना ब्लड निकला, दैट वाज अबाउट 70 ml।
अच्छा जी, पीरियड 3 क्या है? पीरियड ऑफ इजेक्शन ड्यूरिंग विच द सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक जाते हैं हम? नॉर्मली हम जाते हैं 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक। एंड द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 70 ml। और 70 ml जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल का वो कम हो गया। क्यों कम हुआ है? क्योंकि उसने एओर्टा में भेज दिया है, विच इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये थी फेज 3, जो कि आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो रैपिड इजेक्शन की फेज थी। अच्छा, फेज 3 जो है ना हमारे पास, ये हमें आफ्टर लोड को भी शो करता है। अब आफ्टर लोड और प्री लोड, ये दो टर्म्स हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पर एक दफा गो थ्रू करवा दूं कि ये चीजें होती क्या हैं। प्री लोड आपने बच्चों यहाँ से याद रखना है। सिंपली हम ये कहते हैं कि हमारे वेंट्रिकल में वीनस रिटर्न जो भी आता है उसको हम कहते हैं प्री लोड। यानी कि 50 ml से स्टार्ट करके हम 120 ml तक पहुंचे हैं, तो ये हमारा था प्री लोड। यानी कि वीनस रिटर्न आने की वजह से जो भी टेंशन या जो एंड, सिंपली आप ये कहें कि जो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना भी होता है वो होता है प्री लोड। और आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड वो प्रेशर होता है जिसके अगेंस्ट आपने ब्लड को पंप करना होता है। अब जल्दी से आप मुझे ये चैट बॉक्स में बताएं कि आफ्टर लोड कितना हो सकता है। कौन सा ऐसा प्रेशर था जिसके अगेंस्ट हमारा एओर्टिक वॉल्व खुला था? हमने कहा था अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर के बराबर हो गया है और अब हम वॉल्व खोलकर जो है ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। वो कौन सा प्रेशर था? जबरदस्त, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो नॉर्मली जो हमारा जो आफ्टर लोड होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के प्रेशर के करीब करीब होता है। यही वजह होती है कि बाद लोगों में जब हम कहते हैं जी कि उनका निचला ब्लड प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, उस हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वजह हुई होगी जिसकी वजह से आफ्टर लोड, यानी कि वो रेजिस्टेंस जिसके अगेंस्ट आपने ब्लड को पंप करना था, वो रेजिस्टेंस किसी ना किसी तरह बढ़ गई है और आपके अब हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ताकि वो आपका एओर्टिक वॉल्व खोले। क्योंकि एओर्टिक वॉल्व खुलेगा तो ही आपका ब्लड जो है वो आगे जा सकेगा। अच्छा जी, फेज 4 फिर हमारे पास क्या आ जाता है? ड्यूरिंग विच द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम रिमेन एट 50 ml बट द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज टू इट्स डायस्टोलिक प्रेशर। वही बात कि अब यहाँ पे आकर आपका जो है एओर्टिक वॉल्व दोबारा से क्लोज हो चुका है और एवी वॉल्व ने आपके पास खुलना है जब आपका प्रेशर राउंड अबाउट जीरो के करीब करीब हो जाएगा। तो अब ये जो सारी बीच की फेज है आपके पास दोनों जो हैं वॉल्व क्लोज हैं, कोई वॉल्यूम ना आएगा ना कोई वॉल्यूम जाएगा, तो आइसो वॉल्यूमिक कंडीशन है। और क्योंकि अब जो है आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होने की तरफ जा रहा है, तो इस पूरे फेज को हमने कह दिया आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, जो कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, जो कि हमने कल डिस्कस की है। अब ये जो सारा एरिया होता है इस डायग्राम के अंदर, इसको हम कहते हैं कि यहाँ से हम सारा इलेक्ट्रिक वर्क काउंट कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्क आउटपुट है हमारे जो हार्ट ने कितना काम किया है वो हम इस डायग्राम के जरिए कैलकुलेट कर लेते हैं। बहरहाल वो अभी हमारा कंसर्न टॉपिक नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आप, हाँ, ये इस डायग्राम में हम सारे फेजेज एक दफ़ा जल्दी से देख लेते हैं दोबारा। क्या हुआ? पहली फेज आपका मिट्रल वॉल्व वही एवी वॉल्व है जो आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है। यहाँ पे खुला, आपके जो है पीरियड ऑफ फीलिंग आया, यहाँ तक कि आप पहुंचे एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे आपका मिट्रल वॉल्व अब क्लोज हो चुका है, दोबारा कोई फीलिंग नहीं हो सकती। तब जो आपका प्रेशर है वो समवेयर अबाउट 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के क्लोज है। और अब आप जा रहे हैं आइसो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं फेज 2। बी से सी के तरफ आपके पास है फेज 2,
जहाँ पे आइसो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुई, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आया लेकिन रैपिड चेंज आया आपके प्रेशर में। आपने अचीव किया एक 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर, जहाँ पे आपके पास एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ। और फिर फेज 3 जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे हुई पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन। आपने यहाँ पर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक का प्रेशर अचीव किया। उसके बाद आपके वेंट्रिकल की पावर ख़त्म हुई और वो रिलैक्सेशन की तरफ जाने लगा। और क्योंकि वॉल्यूम भी कम होने लग गया था, इसलिए प्रेशर जो है अब फिर दोबारा डिक्रीज होता है। हत्ता कि आप एक लेवल तक पहुंचते हैं 100 मिलीमीटर मरकरी के करीब करीब, जहां पे आपका एओर्टिक वॉल्व जो है दोबारा क्लोज हो जाता है। सी से डी के दरमियान आपके पास फेज 3 था, और डी से ए के दरमियान दोबारा आपके पास आ जाता है फेज 4, जहां पे आपके पास वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आता, लेकिन क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, इसलिए आपके पास प्रेशर का रैपिड फॉल आता है। तो ये था आज का मेन कंसर्न, ये थी नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब हम जो है कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमारी हार्ट पंपिंग जो है वो रेगुलेट कैसे होती है। जो नॉर्मली जो जब हमारा दिल धड़क रहा होता है ना, तो वो 4 से 6 लीटर जो ब्लड है वो नॉर्मली 1 मिनट में पंप कर रहा होता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। यानी कि आगे हम इंशाल्लाह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक रेगुलेशन कैसे होती है हमारे पास, कि वीनस रिटर्न हमारे पास कितना आया, यानी कि ब्लड कमिंग बैक टू द हार्ट वाया द वेन्स। और कार्डिक आउटपुट मींस द ब्लड लिविंग द हार्ट फ्रॉम द आर्टरीज। ये इंट्रिंसिक रेगुलेशन हम अभी देखते हैं हमारे पास। पल्मोनरी सर्कुलेशन से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करके सिस्टमैटिक में दोबारा भेजा, फिर हमारे पास जो है थ्रू होल चैनल दोबारा से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल ने दोबारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में भेजा, एंड द सर्कल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब यहाँ पे बच्चों आपने ये देखना है कि अगर हमारा वीनस रिटर्न बढ़ जाए, मतलब हमने अभी बात की थी कि हमारे पास जो फिलिंग है वो 70 ml जितनी हो रही है, यानी कि 50 ml से स्टार्ट किया, 70 ml और आया, 120 से 130 के दरमियान हम पहुंच गए। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास 70 ml से भी ज्यादा का वीनस रिटर्न आ जाए, लेट्स सपोज 90 ml आ जाए, और आपका जो हार्ट है उसमें फिलिंग लेफ्ट वेंट्रिकल में 150 ml तक हो जाए, तो अब भी हमने ये सोचना है कि क्या अब भी जो हम हार्ट से पंप करेंगे ब्लड वो 70 ml ही होगा, या लेकिन या अगर हमारे पास ब्लड ज्यादा आया है तो हम पंप भी ज्यादा ही करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम 70 ml पंप करेंगे या उससे ज्यादा पंप करेंगे? एनीवन इन द चैट बॉक्स? मोर, गुड। अगर हमारे पास ब्लड ज्यादा आता है तो हम उसको पंप भी उतना ही ज्यादा करेंगे, अनटिल अनलेस के वो हमारे फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर ही आए। खुदा ना खास्ता आपने इतना ज्यादा उसमें फिल कर दिया, जैसे कि हमने देखा था 300 की कैपेसिटी है, अगर आप 300 से भी आगे निकल जाएं और तो फिर तो आपकी वॉल जो है वो तो बेचारी रप्चर होने की तरफ चली जाएगी। तो इसी मैकेनिज्म को हमने हमने नाम दिया फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। ये दो साइंसदान थे, अर्नेस्ट स्टार्लिंग और ऑटो फ्रैंक। इन्होंने ये देखा कि जितना वीनस रिटर्न बढ़ता है उतना ही कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जो हार्ट की है वो भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर 90 ml अंदर आया तो हमारे पास ये पावर है हमारे हार्ट में कि वो आगे 90 ml को पंप कर सके। इसको हम कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, जो कि इन दो साइंसदानों के नाम पर ही मंसूब है। अच्छा, यही उन्होंने बात की थी, व्हेन एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल द कार्डिक मसल स्ट्रेच टू अ ग्रेटर लेंथ। ज्यादा उसमें स्ट्रेच आ जाती है, उसकी वजह भी यही होती है कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो है हमारे पास रबड़ के तौर पे काम करते हैं। आप देखते हैं जब आप इलास्टिक को खींचते हैं तो और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो जितना ज्यादा आपने खींचा हुआ है उतने ही जोर से वो वापस आता है। यही वो मिसाल देता है हमारे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के मतलब भी, कि जब इनमें ब्लड ज्यादा आने की वजह से ज्यादा खिंचाव पैदा होगा तो ये वापस भी ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि सारा का सारा ब्लड जो है वो निकाला जा सके। अनटिल अनलेस कि आप फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में रहें, ऐसा ना हो कि आपने रबड़ को इतना ज्यादा खींच दिया कि आपका इलास्टिक ही टूट गया, तो फिर तो आप नहीं ना कर सकेंगे कुछ। अच्छा, एक और रिफ्लेक्स है जिसको हम देखेंगे,
उसको हम कहते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। अब ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स में होता ये है कि हमारे राइट एट्रियल वॉल में अगर प्रेशर बढ़ जाए ना, यानी कि वीनस रिटर्न आपको पता है सबसे पहले कहाँ आता है, राइट एट्रिया में। अगर राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाए तो वो डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बाकी हार्ट को स्टिमुलेट करता है कि भाई अब तुम कार्डिक आउटपुट बढ़ाना शुरू कर दो। यानी कि क्योंकि सबसे पहले ब्लड आना है राइट एट्रियम के पास, तो उसको वो पहले ही सेंस कर लेता है कि भाई अब मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवानी चाहिए। और ये कैसे होता है कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जब राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाता है अपने नॉर्मल से, तो वो सेंस करता है कि भाई अब तो सिंपैथेटिक सिस्टम की ज़रूरत है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है हमारे हार्ट रेट को भी और कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को भी बढ़ा देता है। और इस स्ट्रेच ऑफ राइट एट्रियल वॉल की वजह से जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। जो फ्रैंक स्टार्लिंग रिफ्लेक्स था, वो ये था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा आया है ब्लड, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मतलब उसमें खिंचाव आया है, तो उस वजह से वो ज़्यादा पंप करेगा। लेकिन ये जो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है हमारे पास, ये आता है राइट एट्रियल वॉल की वजह से। और इसका जो रोल होता है ये तकरीबन 10 से 20% होता है हमारे ये पंपिंग फोर्स को बढ़ाने में। ज़्यादा जो मेन फोर्स होता है हमारे पास, ये होता है उसी का फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का ही। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ आ गई है कि कैसे हमने 4 फेजेस जो डिस्कस किए हैं अभी, क्या वो समझ आए हैं आपको? अच्छा, नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर आपको समझ आ गई है, तो अब हम थोड़ा-सा चलते हैं एब्नॉर्मल कंडीशंस की तरफ, थोड़ा-सा गाइडेंस से बाहर निकलते हैं अब, और देखते हैं कि क्लिनिकल रिलेशंस में हम इन चीज़ों को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं कि 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं, और हमारे पास ये जो रेड लाइन है ये एक्चुअल डायग्राम है, और जो ये ऑरेंज लाइंस हैं हमारे पास, ये कोई ना कोई ऐसा मसला हो गया है जिसकी वजह से हमारी ये जो लूप थी पूरी ये डिस्टर्ब हो गई है। तो बारी-बारी जो है हम देखते हैं, हर-हर फेज़ की एब्नॉर्मैलिटी देखते हैं कि हर-हर फेज़ में क्या ऐसा मसला आ सकता है जिसकी वजह से हमारा ये जो शेप है इसका डायग्राम का ये चेंज हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं फेज़ 1 की एब्नॉर्मैलिटी की तरफ। फेज़ 1 हमारे पास क्या था? पीरियड ऑफ फिलिंग। अब पीरियड ऑफ फिलिंग में हमारे पास चेंज कैसे आ सकता है? आपके पास सोचें कि प्री लोड जो है वो इंक्रीज हो गया है, यानी कि आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहां पे आपके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसकी क्या कंडीशन हो सकती है? किडनी का फेलियर हो सकता है। आपको पता है किडनी ने यूरिन बनाना है, और जो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो निकल जाता है उस तरह। अगर आपकी किडनी फेल हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो तो निकल नहीं पा रहा, तो एज अ रिजल्ट आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। या फिर आप किसी ऐसी डिजीज में हैं जहाँ पे एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा आपके पास सिक्रीट हो रहा है, या फिर जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो इतना ज्यादा सिक्रीट हो रहा है कि आपके ब्लड वॉल्यूम को उसने पानी को बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब करने की वजह से बढ़ा दिया। अब जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो ये जो आपकी फर्स्ट फेज़ थी, ये बढ़ जाएगी। यानी कि अब 120 एमएल तक फिल नहीं होगा, समथिंग नियर अबाउट 150 एमएल जो है, यहाँ तक फिलिंग होगी। अब हमने अभी बात की फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म की, कि भई अगर ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, तो फिर पंपिंग भी ज़्यादा ही होगी, और ये आप इसमें देख भी सकते हैं। यानी कि फेज़ 1 की कोई भी एब्नॉर्मैलिटी है, तो वो फेज़ 1 को भी बढ़ाएगी, उससे की वजह से फेज़ 3 भी बढ़ेगा, यानी कि आपके पास इजेक्शन भी ज़्यादा होगी, और फिर आप वापस आ जाएँगे अपने नॉर्मल वॉल्यूम के पास, जो कि था 50 एमएल। यानी कि फेज़ 4 पे इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फेज़ 1 पे फ़र्क पड़ा, फेज़ 2 तकरीबन आपका सेम रहा, फेज़ 3 जो है आपका वो बढ़ गया क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन जो है हमें ज़्यादा करानी पड़ी। ठीक है? तो ये आपने कौन-सी कंडीशन देखी? हाइपरवोलेमिया की, कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें किसी वजह से आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए। अब हम इसके ऑपोज़िट आते हैं कि आपका वॉल्यूम अब जो है
कम हो गया। अच्छा, ये जो हाइपरवोलेमिया थी ना, इसको हम कहते हैं, अब अगर आप इसको देखें तो ये अपने दाएँ तरफ को कर्व जो है ये बढ़ गई थी। तो हम इसको कहते हैं राइटवर्ड एंड अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है? और अब हम आते हैं दूसरी, इसी का ऑपोज़िट करते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि आप हाइपोवोलेमिया यानी कि वॉल्यूम कम होने की तरफ चले गए हैं। वॉल्यूम आपका कम कैसे हो सकता है? या तो आप किसी ऐसे सहरा में, किसी ऐसे मतलब बियाबान में गुम हो चुके हैं, जहाँ पे आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और आपके पास पीने को कोई पानी नहीं है। या फिर आप ऐसी कंडीशन में हैं, जहाँ पे आपको एक्सेसिव डायरिया या वॉमिटिंग का सामना करना पड़ रहा है। आपके अंदर फ्लूइड रिटेन नहीं रह पा रहा, जो आप पी रहे हैं, वो निकली जा रहा है। ऐसे में आपका जो ब्लड वॉल्यूम है, वो कम हो गया है। तो अब क्या होगा, जब ब्लड वॉल्यूम ही कम होगा, तो आपका ये जो पीरियड है फिलिंग का, ये भी कम हो जाएगा। अब 120 एमएल तक फिल नहीं होगा, समथिंग नियर अबाउट 100 तक आप जो है वो फिल कर पाएँगे। अब जब 100 तक फिलिंग हुई है, तो ठीक है, फेज़ 2 पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब फिलिंग ही कम हुई है, तो अब स्ट्रेचिंग भी कम होगी। तो इसका मतलब है आप इजेक्शन फ़ेज़ में भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं निकाल सकेंगे, और जब आप इजेक्शन फ़ेज़ में ही ज़्यादा नहीं निकाल सकेंगे, तो इसका मतलब है ऑब्वियस है कि आप 50 एमएल से ज़्यादा अपनी जो है वो जो हमारे पास एंड वॉल्यूम बचना था, वो 50 एमएल से ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि आप जो प्रॉपर पंपिंग थी उसको तो कर ही नहीं सके। तो ऐसे में आप एक ऐसी डायग्राम बनाएँगे जो चारों तरफ से आपकी नॉर्मल डायग्राम के अंदर ही रहेगी। यानी कि आप देखेंगे कि ये दोनों तरफ से आपकी डायग्राम है वो श्रिंक हो गई है। आपका फ़ेज़ 1 शॉर्ट हुआ, फ़ेज़ 2 पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, फ़ेज़ 3 भी शॉर्ट हो गया, और फ़ेज़ 4 भी हमारे पास प्रॉपर्ली अचीव नहीं हो सका। ये कौन-सी कंडीशन थी? हाइपोवोलेमिया की कंडीशन। 2 कंडीशंस बच्चों हमने डिस्कस कर ली हैं रिगार्डिंग द फ़ेज़ 1। तो यहाँ पे हमारा फ़ेज़ 1 जो है वो तकरीबन ख़त्म होता है। और जो बाकी 3 फ़ेजेज़ को डिस्कस करते हैं हम, क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो गया है। अब मैं दोबारा आपको ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, और आप सब जो है दोबारा से फ़ौरन से इसको जॉइन करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं एक छोटे से वक़्फ़े के बाद।